जय हिंद दोस्तों, महाकाल स्टडी क्लब में आपका स्वागत है। हम मध्य प्रदेश के कुछ वंश पढ़ रहे थे जो कि पेपर 1 इतिहास की यूनिट 2 मेंस का पेपर 1 है। उसमें दिए हुए कुछ वंश है। इन वंशों के क्रम में हमने गर्दभिल्ल वंश, नागवंश, ओलिकर वंश, परिव्राजक वंश, उच्चकल्प वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, कलचुरी वंश तथा चंदेल वंश देख रहे थे। चंदेल वंश का हमने पार्ट 1 देख लिया था। चंदेल वंश के पार्ट 1 में हमने इसकी उत्पत्ति कैसे हुई तथा इसके शासक को हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया था, और उसके बाद में शासक की विशेषताएं वो भी देख ली थी। शासक ने कौन कौन से काम करवाए थे वो भी देख लिए थे। उसके बाद में इनकी लोकेशन भी देख ली थी मैप के माध्यम से। इसके अलावा आज हम इसमें देखेंगे इनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विशेषताएं। ये विशेषताएं भी हम मेंस के हिसाब से देख रहे हैं। हमारे पास चूंकि समय कम है इसलिए मैंने इसी पीडीएफ में सारी चीजें लिख दी है। हम इसे क्विक रिवीजन कर रहे हैं ताकि कम समय में हमारा जल्दी से जल्दी कोर्स खत्म हो सके। तो इस वीडियो में हम शुरू करते हैं चंदेल वंश की विशेषताएं। चंदेल वंश की विशेषताओं के अंतर्गत हम सामाजिक विशेषता देखेंगे, आर्थिक विशेषता, राजनीतिक विशेषता, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्रशासनिक विशेषताएं देखेंगे। सबसे पहला हमारा सामाजिक विशेषता। सामाजिक विशेषताओं के अंतर्गत हम मुख्यतः देखने को हमें मिलता है जाति व्यवस्था, मतलब जाति अर्थात वर्ण व्यवस्था, नारी की स्थिति कैसी थी, शिक्षा कैसी मिलती थी, आदि चीजें देखने को मिलेगी। तो पहला है हमारा जाति व्यवस्था, जिसे हम वर्ण व्यवस्था भी कह सकते हैं। वर्ण व्यवस्था ये 4 वर्गों में विभाजित थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। इनमें जो थे क्षत्रियों में जो चंदेल शासक है उनको उच्च स्थान पर रखा जाता था, और जो ब्राह्मण थे उनको विशेष सम्मान दिया जाता था। लेकिन उच्च स्थान पर कौन रहते थे? चंदेल रहते थे। लेकिन विशेष स्थान सम्मान किसे दिया जाता था? ब्राह्मणों को दिया जाता था। अगला हमारा पॉइंट है स्त्रियों की स्थिति। स्त्रियों की स्थिति जो कि राज परिवार में रहती थी, अर्थात शासक के यहाँ रहती थी, या फिर अमीर घर में रहती थी। आज की भाषा में अगर हम देखें तो राज परिवार की स्त्रियां धार्मिक व दान कार्यों में सक्रिय थी, जबकि जो निम्न वर्ग की महिलाएं थी वो धार्मिक शिक्षा या शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती थी। हमें इसमें दासी प्रथा भी देखने को मिलती है। शिक्षा व कला का संरक्षण में भूमिका निभाते थे। पर्दा प्रथा का आरंभिक स्वरूप यहीं से चालू हुआ था चंदेल वंश में। शिक्षा व्यवस्था हम देखते हैं इसकी। मंदिर एवं मठों में शिक्षा दी जाती थी। संस्कृत प्रमुख भाषा संस्कृत थी, जो संस्कृत भाषा में ही शिक्षा दी जाती थी। गणित एवं खगोल विद्या का विकास भी इसी के समय हुआ था। अगर हम वर्ण व्यवस्था में लचीलेपन की बात करें तो शूद्रों को कृषि व सैनिक कार्यों के अवसर मिले थे। समाज में स्थान परिश्रम पर आधारित था। राजपूतों पर सामाजिक व राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करा था। जो राजपूत थे उनका सामाजिक और राजनीतिक वर्चस्व स्थापित था। भोजन पान की बात करें तो हम देखते हैं शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन ग्रहण करते थे। त्योहारों पर विशेष भोजन बनाते थे। मद्यपान का प्रचलन था, अर्थात शराब का प्रचलन था इस समय में। अगला हमारा पॉइंट है त्योहारों में मेले। कौन कौन से त्योहार मनाते थे तथा मेले आयोजन किया जाता था इनके समय में? ये शिवरात्रि, होली, दीपावली का आयोजन करते थे। विशेषतः हमें देखने को मिलेगा हिंदू, बौद्ध, तो अधिकतर हमें शिवरात्रि, होली, दीपावली का आयोजन करते थे। मंदिरों में वार्षिक उत्सव मनाते थे। स्थानीय मेलों का व्यापारिक महत्व था। विवाह प्रथा हमें देखने को मिलती है सगोत्र विवाह यहाँ पर निषेध था, अर्थात यह अपनी ही गोत्र में विवाह नहीं करते थे। कन्यादान एवं दहेज प्रथा प्रचलित में था। उच्च वर्ग में राजनीतिक गठबंधन हेतु विवाह किया जाता था। अब हम देखें जो ऊपरी वर्ग है
या फिर शासक वर्ग को ही देख लेते हैं हम। जो शासक वर्ग है वो अपने राज्य विस्तार के लिए विवाह करते थे, या जो उच्च वर्ग था वह उच्च वर्ग अपना जो संबंध है उच्च वर्ग से जोड़ने के लिए भी विवाह कर लेते थे। परिधान का अर्थ होता है कैसे वस्त्र या आभूषण पहनते थे। जो पुरुष थे वो धोती कुर्ता पहनते थे और अंग वस्त्र पहनते थे। स्त्रियां साड़ी एवं आभूषण धारण करती थी, रत्न जनित आभूषण का प्रयोग करती थी यह। अगर हम इनके नृत्य संगीत की बात करें तो नृत्य संगीत इनके धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित हमें देखने को मिलता है। इसमें देवदासी प्रथा का प्रचलन था। देवदासी मंदिरों में भजन वगैरह किया करती थी। नृत्य मंदिरों से जुड़ा हुआ है। शास्त्रीय एवं लोक संगीत दोनों का विकास हुआ है इसके समय में। अगर हम समाज में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता की बात करें तो अनुदान में भूमि दी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठानों का वर्चस्व था। राज्य संचालन में परामर्श दाता थे, अर्थात राज्य के संचालन में यह परामर्श देते थे कि ऐसा काम कर लेना चाहिए तो उचित होगा, ऐसा नहीं करने से अनुचित होगा। अगला हमारी विशेषता है आर्थिक विशेषताएं। कृषि अर्थव्यवस्था पहला हमारा आर्थिक विशेषता के अंतर्गत है कृषि अर्थव्यवस्था, जिसमें धान, गेहूं, तिलहन की खेती की जाती थी तथा जो ये खेती की जाती थी वर्षा पर आधारित थी। हल एवं बैलों का उपयोग किया जाता था। जैसे धान की खेती की जाती है तो ये तो बो देते थे, लेकिन जो गेहूं है गेहूं में हल तथा बैलों का प्रयोग किया जाता था। तिलहन की खेती की जाती थी। यह जो कृषि थी वो वर्षा पर आधारित थी। अगला हमारा पॉइंट है सिंचाई व्यवस्था भी उपलब्ध थी, यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तालाब और बांधों का निर्माण किया गया है। राजघाट और लक्ष्मण सागर इसके उदाहरण है। सिंचाई कर वसूला जाता था यहाँ से। व्यापार व्यवस्था की अगर हम बात करें तो आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार किए जाते थे। हमने आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों देखे। आंतरिक व्यापार वो व्यापार होता है जो अपने देश या अपनी देश की सीमा के अंदर ही किया जाए। बाहरी व्यापार होता है जो विदेश से किया जाए या फिर बाहर से किया जाए। इसका हमने सबसे अच्छा उदाहरण हड़प्पा में देखा है। हड़प्पा पड़ा था जब, देखा होगा आपने। लोहे, तांबे, वस्त्र तथा नमक का व्यापार करते थे। खजुराहो मंदिरों से जुड़ा पर्यटन है। कर व्यवस्था हम देखते हैं तो इसमें कौन कौन से कर प्रचलित थे। भूमि कर प्रमुख सबसे मेन जो था भूमि कर था। चराई और सिंचाई कर पे भी इस पर लगे हुए थे। व्यापारिक कर, व्यापार करने पर भी कर लगे हुए थे। हस्तशिल्प अर्थात होता है हाथों से बनी हुई शिल्प, तो कौन कौन से होते थे तथा किस किन चीजों का उपयोग करते थे। पत्थर की मूर्ति कला होती थी, अर्थात ये पत्थर का उपयोग करते थे। आभूषण और हथियारों का निर्माण भी करते थे पत्थरों से ही। मिट्टी व धातु कला के बर्तन भी हमें इनके समय में देखने को मिलते हैं। छठा है हमारा मुद्रा का प्रचलन, अर्थात इनके समय में जो मुद्रा थी वो कैसी प्रचलित थी। ताम्र अर्थात तांबे की मुद्रा। रजत का अर्थ होता है चांदी। चांदी की मुद्रा भी जो चंदेल वंश उनके शासन काल में प्रचलित थी, जो कि स्थानीय बाजारों में लेन देन के रूप में उपयोग की जाती थी। प्रचलित सोने की मुद्रा भी थी, लेकिन सोना की मुद्राएं हमें यहाँ पर दुर्लभ देखने को मिलती है। दुर्लभ का अर्थ होता है कम मात्रा में देखने को मिलती है, बड़ी आसानी से नहीं दिखी है। नगरों का विकास हम देखते हैं तो कौन कौन से नगर थे। खजुराहो एक मुख्य नगर था। महोबा, कालिंजर एक प्रमुख नगर थे। नगर व्यापार और प्रशासनिक केंद्र थे। किलाबंद नगर संरचना थी। अगर हम राजकोषीय नीति की बात करें तो ये भूमि अनुदान में राजस्व हानि थी हुई थी इनको। युद्ध में ये अधिक खर्च करते थे। मंदिर निर्माण पर भारी व्यय किया करते थे। अगर हम इनके वाणिज्यिक मार्ग की बात करें तो यह किस मार्ग का अधिकतर उपयोग करते थे। उत्तर से दक्षिण व्यापार मार्ग में करते थे। इनकी पहुंच गंगा यमुना घाटी से संबंध भी देखने को मिलता है हमें। तथा इधर हम मध्य प्रदेश में बात करें तो मालवा और बुंदेलखंड क्षेत्र से इनका जुड़ाव था। अगर हम इनके श्रमिक वर्ग की बात करें तो जो शूद्र है वह किसान वर्ग पर निर्भरता है। शूद्र हमने देखा था, इस समय शूद्र कृषि करने लगे थे। इससे पहले शूद्र जो ऊपर के तीनों वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य की सेवा किया करता था। इसमें शूद्र को कृषि का भी व्यवसाय करने की शामिल था।
कारीगर नगरों में बसे हुए थे। कारीगर कहाँ नगरों में बसे हुए थे। मंदिर निर्माण में विशाल श्रमबल का लगता था। अगला है इसकी राजनीतिक विशेषताएं। राजनीतिक विशेषताओं में हम देखें तो पहला तो स्वतंत्र सत्ता थी। चंदेल राजपूत वंश एक स्वतंत्र सत्ता थी। महोबा तथा कालिंजर को इसने राजधानी बनाया था। परमार और प्रतिहारों से इन्होंने स्वतंत्र हासिल करी थी। हमने देखा था इससे पहले ये प्रतिहार के सामंत हुआ करते थे। कमेंट में वो बताइए कौन सा ऐसा शासक था जिसने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की चंदेल वंश के। इनका हम क्षेत्रीय विस्तार देखें तो बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के महोबा खजुराहो क्षेत्र में देखने को मिलता है। गंगा यमुना दोआब तक भी इनका देखने को मिलता है। दक्षिण में चेदी वंश से संघर्ष हुआ था इनका। राजनीतिक संघर्ष की अगर हम बात करें तो प्रतिहार गहलोत तथा कलचुरी से इन्होंने युद्ध किया था। गजनी व गोरी का आक्रमण का सामना किया था। ऐसा कौन सा शासक है जिसने गजनी का अच्छे से सामना किया था। कालिंजर पर संघर्ष हुआ था इनका। इसके अगर हम शक्तिशाली शासक की बात करें तो यशोवर्मन तथा धंग, विद्याधर व कीर्तिवर्मन, परमारदेव, अलाउद्दीन युग देखने को मिलता। परमारदेव अंतिम शासक थे। अगर हम इनके गौरव और पतन की बात करें तो धंग जो राजा धंग थे के काल में सबसे शक्तिशाली राज्य था। जब 11वीं शताब्दी में चरमोत्कर्ष पर पहुंचा इस समय का जो शासक थे विद्याधर थे। 12वीं शताब्दी में पतन की ओर लौट गया। अगर हम राज्य संगठन की बात करें तो राजधानी महोबा और कालिंजर में थी। दुर्ग रक्षा व प्रशासनिक केंद्र हुआ करते थे। सामंतों पर निर्भरता अधिक हुआ करती थी। विदेश नीति हम देखते हैं इसकी। पड़ोसी राजवंशों से संघर्ष व संधियों में देखने को मिलती है। प्रतिहारों से संबंध हमें देखने को मिलता है। मुस्लिम आक्रमणों का प्रतिरोध इन्होंने किया था। जैसा कि मैंने बताया था पड़ोसी राजवंशों से संघर्ष कहीं कहीं तो ये संघर्ष कर लेते थे लेकिन कहीं कहीं ये संधि कर लेते थे और कभी कभी ये विवाह कर लेते। विवाह के माध्यम से वो उनके संधि बन जाते थे तो युद्ध की संभावना कम रहती थी। सेना संगठन की अगर हम बात करें हाथी घोड़े रथ इनके प्रमुख थे। दुर्ग आधारित रक्षा थी। जैसे ये नगर बने हुए तो नगर के आसपास दुर्ग बने रहेंगे ताकि उनकी रक्षा की जाए। आला उदल जैसे योद्धा होना चाहिए। या फिर इसके समय में हमें देखने को मिलते हैं जो परमारदी देव थे। परमारदी देव के दरबार में ये रहते थे। कूटनीति का प्रयोग करते थे। विवाह संबंधों का महत्व था। अगर हम मंदिर निर्माण में वैभव का प्रदर्शन किया जाता तो धार्मिक दान में से वैधता दी जाती थी। अगला है पतन के कारण। पतन कैसे हुआ। आंतरिक संघर्ष यह अर्थात अपने ही देश की सीमा के अंतर्गत आंतरिक संघर्ष किया करते थे। मुस्लिमों का आक्रमण हुआ। सामंतों की बढ़ती शक्ति मतलब जो सामंत हुआ करते थे राजा के नीचे काम करने वाले उनकी शक्ति में बढ़ोतरी हुई। धार्मिक विशेषता अगर हम देखते हैं चौथे नंबर पे तो शिव धर्म का प्रभुत्व सबसे ज्यादा देखने को हमें मिलता है क्योंकि शिव मंदिरों का इन्होंने सबसे अधिक मंदिरों का निर्माण करवाया। मंदिर कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं खजुराहो में तथा रुद्रेश्वर व मतंगेश्वर मंदिर का निर्माण खजुराहो में किसने करवाया था ये आपको कमेंट में मुझे बताना है। हमने जब शासक पढ़े थे तो देखा था और ट्रिक के माध्यम से याद किया था। यह वैष्णव धर्म को भी संरक्षण देते थे। इसने विष्णु के मंदिर भी बनवाए। दशावतार मूर्तियां भी बनवाई। शासक द्वारा अनुदान दिया जाता था। जैन धर्म को संरक्षण भी दिया जाता था। अर्थात हम इन सभी को देख के यह बोल सकते थे कि धर्मनिरपेक्ष थे अर्थात सभी धर्म को निरक्षण दिया करते थे। जैन धर्म में हम देखते हैं पार्श्वनाथ मंदिर जैन आचार्यों को दान देने का उल्लेख मिलता है। व्यापारिक वर्ग से संबंध देखने को मिलते हैं। मंदिर निर्माण में कौन सी स्थापत्य परंपरा का उपयोग किया गया है। सबसे जो प्रमुख है वो खजुराहो विश्व प्रसिद्ध है क्योंकि हम देखने को मिलता है चंदेल वंश के 90% या 99 बोल सकते हैं खजुराहो में ही बनवाए हैं इन्होंने मंदिर मस्जिद जो भी है। देवदासी प्रथा का प्रचलन था। हमने देखा धार्मिक उत्सव को बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। सहिष्णुता भी हमने देखा। सभी मतों का सम्मान है। सभी धर्मों के प्रति
सहिष्णु व्यवहार, शिव वैष्णव जैन संघ साथ में बैठते थे, कोई धार्मिक उत्पीड़न नहीं था इनके समय में। तांत्रिक प्रभाव की बात करें तो कामकला मूर्तियां, शिव शाक्त साधना और तंत्र महत्व देखने को मिलता है। अगला है प्रजा पूजा की पद्धति क्या होती थी। वैदिक परंपरा के अनुसार ये पूजा करते थे। मंदिरों में मूर्ति पूजा की जाती थी, यज्ञ एवं अनुष्ठान भी किया जाता था। हमने यज्ञ की जानकारी मिलती है, हमने देखा है। ब्राह्मणों की भूमिका क्या थी। ये पुजारी एवं आचार्य थे, भूमि दान दिया करते थे इनको लोग, या जो शासक थे भूमि दान देते थे। ब्राह्मणों को धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया करते थे। तीर्थ व मेले हमने देख लिए हैं। खजुराहो तीर्थ स्थल, वार्षिक उत्सव, जैन तीर्थ यात्रा है। धर्म और राजनीति अगर हम देखते हैं तो धार्मिक विद्वता से सत्ता सुदृढ़ की थी इन्होंने, मंदिर निर्माण में से प्रतिष्ठा हासिल की थी और शासक को धर्म रक्षक माना जाता था। अगला पॉइंट है सांस्कृतिक विशेषता। सांस्कृतिक विशेषताओं के अंतर्गत पहला है खजुराहो की कला। जो खजुराहो है उनके मंदिर नागर शैली में बने हुए। नागर शैली हमने देखा था क्या होती है, आप कमेंट के माध्यम से बताएं। नागर शैली में इतना बता देता हूँ, यह उत्तर की शैली है। कामकला मूर्ति विश्व धरोहर में शामिल है खजुराहो कला। मूर्ति कला की अगर हम बात करें तो पाषाण मूर्तियां थी, देवी देवी की मूर्ति प्रतिमा देखने को मिलती है जिसपे सूक्ष्म कलर की नक्काशी हमें देखने को मिलती है। अगर हम इनकी वास्तुकला की बात करें तो शिखर शैली थी, गंधर्व मंडप तथा विशाल मंदिर समूह। अगर हम साहित्य परंपरा की बात करें तो संस्कृत का विकास हो गया था इनके समय। ब्राह्मणों द्वारा ग्रंथ की रचना की जा रही थी। राजाओं का साहित्य संरक्षण था। लोक कला की अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन की वीर गाथा किसने लिखी है। जगनिक ने लिखी है, जिसका नाम क्या है आप मुझे कमेंट में बताइएगा। लोकगीत व भक्ति संगीत का प्रयोग करते थे। नृत्य की परंपरा थी। संगीत में वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता था। मंदिर में नृत्य किया जाता था। शास्त्रीय गायन। चित्रकला में हमने देख लिया था, भित्ति चित्र तथा शिल्प का उपयोग किया जाता है। धार्मिक चित्र का बनाते थे। लोक चित्र परंपरा प्रचलित थी। त्योहारों को धूमधाम से मनाते थे। नृत्य संगीत आधारित धार्मिक पर्व, सांस्कृतिक आयोजन। अगर हम इनकी भाषा की बात करें तो हम भाषा इनकी मुख्य रूप से संस्कृत देखने को मिलती है। प्राकृत तथा अपभ्रंश लोक भाषा, बुंदेलखंड बोली का भी विकास इनके समय में हुआ है। राजाओं के द्वारा साहित्य को संरक्षक दिया गया है, कवियों को संरक्षण दिया गया, हमने देखे थे। विद्वानों का अनुदान, शैक्षणिक केंद्र थे। अगला है प्रशासनिक विशेषताएं। प्रशासनिक विशेषताओं के अंतर्गत राजा सर्वोच्च होता था। ये राजसत्ता के अंतर्गत पड़ रहा है। राजा सर्वोच्च होता था तथा धर्म रक्षक होता था। सैन्य व न्यायिक प्रमुख हुआ करता था। मंत्रिपरिषद का अर्थ है राज्य राजा को सलाह देने के लिए, जो कि वर्तमान में हमें देखने को मिलती है। सामंत, ब्राह्मण, सेनापति, प्रशासनिक परामर्श, कर वसूलने की जिम्मेदारी थी इनके ऊपर। अगर हम सामंत प्रथा की बात करें तो स्थानीय शासन था, कर संग्रहण करते थे ये। युद्ध काल में सहायता। राजस्व प्रशासन में हमें देखने को मिलता है भूमि कर से हमें राजस्व देखने को मिलता है। सिंचाई एवं व्यापार कर लगाया गया था। दान भूमि राजस्व को हानि हुई थी। सैन्य संगठन में सेना के रूप में हाथी, घोड़े और रथ का उपयोग करते थे। दुर्ग आधारित रक्षा की बात कही है इन्होंने। वीर कुंत, आला और उदल की कहानी हमें देखने को मिलती है। अगर हम इसकी न्याय व्यवस्था की बात करें तो राजा सर्वोच्च न्यायाधीश था। धर्मशास्त्र आधारित न्याय था, अर्थात ये धर्म, अगर कोई व्यक्ति हिंदू है तो हिंदू धर्म की कसम खिलवाएगा या फिर गीता पे हाथ रखवाएगा, और जो मेमोडियन है या मुस्लिम है वो कुरान पर हाथ रखेगा। ईसा मसीह या फिर जो ईसाई या क्रिश्चियन है वो बाइबल पर, या अर्थात जो भी धर्म को मानने वाला है उस पर यह काम कर सकते थे। राजा सर्वोच्च न्याय थे, धर्मशास्त्र पर आधारित न्याय थे, अर्थात इन जो जैसे हिंदू धर्म में क्या सजा दी गई है वो उसी के आधार पर न्याय दिया गया है। जैसे किसी ने मर्डर करा और हिंदू धर्म में उसे बाइज्जत बरी करने की सजा है तो उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता था। अगर 20 साल की सजा है तो 20 साल सजा दी जाती थी।
ब्राह्मणों का हस्तक्षेप देखने को मिलता है न्याय व्यवस्था में। प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो 4 मंडल में विभाजन था। स्थानीय अधिकारी थे, कर वसूली व शांति व्यवस्था। नगर प्रशासन, नगरों का विकास हमें इनको देखने को मिलता है, अभी हमने पढ़ा था। व्यापारिक कर, गिल्ड श्रेणी के संगठन। ग्राम प्रशासन की अगर हम इनकी बात करते हैं तो ग्राम पंचायत हुआ करती थी, कृषि अर्थव्यवस्था थी, श्रम का विभाजन था। लेखांकन प्रणाली की हम बात करें तो ताम्रपत्र लेख, भूमि और शिलालेख एवं अभिलेख हमें मिले हैं। ये किसके रूप में हम देखेंगे? लेखांकन प्रणाली के रूप में, अर्थात लिखी हुई चीजें क्या क्या मिली है। चंदेल वंश की स्थापत्य कला तो नॉर्मल है, तो हम इसे जल्दी जल्दी अब कवर कर लेते हैं क्योंकि टाइम लंबा हो रहा है और हमारे पास टाइम कम है। कम समय में हमें ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करना है, इसलिए मैं पीडीएफ बना के लाता हूँ ताकि हमें लिखने की समस्या ना हो। हम अगर अभी एमपीपीएससी प्री की यूनिट 10 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसे हम रिटन फॉर्म में ही पढ़ेंगे तथा शॉर्ट नोट से बनाएंगे। हम इसमें देख रहे थे स्थापत्य कला। स्थापत्य कला के अंतर्गत पहला पॉइंट है खजुराहो के मंदिर चंदेल स्थापत्य कला में चरम उपलब्धि पर थे, क्योंकि अधिकतर 90% मंदिर या 99.99 मंदिर चंदेल वंश के समय में ही बने हैं। नागर शैली में निर्मित किए जाते थे। नागर शैली क्या होती है? जिसका शिखर ऊंचा और सुगठित होता था। हमने देखा उत्तर भारत के सारे मंदिर, एक दो अपवाद है, जैसे तेलिका मंदिर अपवाद है, तो वो दक्षिण भारत में है। प्रमुख मंदिर कंदरिया, लक्ष्मण, विश्वनाथ, पार्श्वनाथ। मंदिरों में समेत क्या क्या होते थे? मंडप होते थे, गर्भगृह होते थे, अंतराल हुआ करते थे, प्रवेश द्वार हुआ करते थे आदि स्पष्ट हमें देखने को मिलते हैं। मंदिरों की दीवारों पर काम कला, मिथुन मूर्तियां, संगीत, नृत्य चित्रण देखने को हमें मिलता है। अगर हम इनके वास्तु की बात करें, वास्तु में त्रिरथ, पंचरथ देखने को मिलता है। योजना अपनाई गई थी। मूर्तिकला इतनी उत्कृष्ट है कि जीवंत प्रतीत होती है। मंदिर केवल पूजा के लिए नहीं, सांस्कृतिक केंद्र की भूमिका भी निभाते थे। मंदिरों में सिर्फ पूजा ही नहीं होती थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते थे, केंद्र भी बनाए जाते थे। स्थापत्य एवं बालुकाश्म, अर्थात बालुकाश्म का मतलब होता है रेत पत्थर का उपयोग किया जाता था। यूनेस्को को द्वारा खजुराहो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अब ये शामिल कब किया गया वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। और 3 जगह शामिल की गई है वो मैं बता देता हूँ। KSB, खजुराहो, सांची, भीमबेटका। तो खजुराहो को कब शामिल किया गया है बताइए। अब हम मंदिर देख लेते हैं। उत्तर दिशा में कौन कौन से मंदिर है चंदेल के? पहला है लक्ष्मण मंदिर, जो कि खजुराहो में उत्तर भाग में स्थित है। इसका निर्माण कौन है? यशोवर्मन। लक्ष्मण थे, लक्ष्मण के पास बहुत यश था, क्योंकि उनके भाई उनके साथ थे, इसलिए उनके पास बहुत यश था। तो यशोवर्मन ने लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो नागर शैली का प्रारंभिक एवं उत्कृष्ट उदाहरण हमें देखने को मिलता है। गर्भगृह में विष्णु की त्रिमूर्ति रूप देखने को मिलता है। समृद्ध शिल्प एवं अलंकरण के तोरण द्वारा हमें देखने को मिलता है। ये थी लक्ष्मण मंदिर की विशेषता है। इसे यशोवर्मन ने कब 925 से 950 के बीच ईस्वी के बीच बनवाया था। अगला है वामन मंदिर, जो कि खजुराहो के उत्तर के भाग में ही है। निर्माता कीर्तिवर्मन। विशेषता अगर हम इसके देखें तो विष्णु को वामन अवतार को समर्पित किया गया है। दीवारों पर 300 देव नर्तकी की मूर्तियां मिली है। छत की परतदार आकृति एवं सुंदर मंडप देखने को मिलता है। अगर हम जवाड़ी मंदिर की बात करें, यह भी उत्तर में है, खजुराहो में ही स्थित है। निर्माण करता है 11वीं शताब्दी में। विशेषता में गरुड़ वाहन विष्णु की प्रतिमा में इसके देखने को मिलती है। सादा पर शुद्ध नागर शैली में एकमात्र मंदिर जिसमें गर्भगृह की छत सपाट है। कौन सा मंदिर है? जवाड़ी का मंदिर। इसमें छत नहीं है गर्भगृह की, सादा शुद्ध नागर शैली में। दक्षिण के मंदिर हम देख लेते हैं।
सबसे पहला दुल्हादेव मंदिर, जो कि दक्षिण खजुराहो में ही स्थित है। शासक कौन थे? मदन वर्मन। विशेषता हम देखते हैं, भगवान शिव को समर्पित है। मूर्तिकला में शिव पार्वती नृत्य विशेष है। अत्यंत परिष्कृत एवं अलंकृत स्थापत्य धारण किया गया है, बनाया गया है। चतुर्भुज मंदिर जो दक्षिण खजुराहो में स्थित है, जिसके निर्माता मदन वर्मन थे। विशेषता में 4 भुजाओं वाले विष्णु को समर्पित है। गर्भगृह में विशाल विष्णु की मूर्ति देखने को मिलती है। कामकला से रहित मंदिर एक शुद्ध धार्मिक स्थल है। अगला है बीज मंडल, जो कि दक्षिण पूर्व खजुराहो में स्थित है। इसका जो निर्माण काम है अधूरा है। मदन वर्मन काल में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसका निर्माण काल अभी भी अधूरा। विशेषता हम देखें तो ये एक अपूर्ण मंदिर है। योजना तो विशाल थी, वर्तमान में केवल आधार शेष है, तो धार्मिक महत्व के अधिक स्थापत्य महत्व है। अगला पॉइंट है पूर्वी दिशा के चंदेल मंदिर, अर्थात पूर्वी दिशा में होने वाले मंदिर। जवारी मंदिर पूर्वी खजुराहो में। निर्माता इसके शाक उल अज्ञात है, जो कि चंदेल वंश के काल से नहीं है। अगर हम इनकी विशेषताओं की बात करें तो विष्णु को समर्पित है। द्वार अलंकरण एवं गरुड़ नृत्यांगना, छोटे आकार में उच्च गुणवत्ता। अगला है हनुमान मंदिर, जो कि प्राचीनतम चंदेल मंदिर है। इसकी विशेषता हम देख लें, एक मात्र भव्य प्रतिमा है, जो कि 8.5 फीट की है। खजुराहो में ही है। शुद्ध शक्ति का प्रतीक है। प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। ब्रह्मा मंदिर, जो कि जय शक्ति या विजय शक्ति के काल में बनवाया गया था। इसकी विशेषता हम देख लेते हैं। वास्तु में शिव को समर्पित ब्रह्मा पर नाम ब्रह्मा लिखा हुआ है। चतुर्मुखी शिवलिंग की स्थापना की गई हुई है। पत्थर की खिड़कियां अद्वितीय है। पश्चिम दिशा के मंदिर और देख लेते हैं हम। सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर, पश्चिम खजुराहो में स्थित है। इसका जो शासक या निर्माता हम बोल सकते हैं विद्याधर है, जो कि 1002 से 1035 तक है, जो कि राजा भोज के समकालीन है। विशेषता खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है। 872 मूर्तियां यहाँ पे मिली है, जो कि शिव को समर्पित है। सिर्फ शिव को समर्पित होने वाली कितनी मूर्तियां मिली है? 872। चरम अभिव्यक्ति है 18 मीटर ऊंचाई। विश्वनाथ मंदिर पश्चिम खजुराहो में ही स्थित है। इससे किसने बनवाया था? राजा धंग ने बनवाया था। नदी मंडप सहित शिव मंदिर है, उसके पास नंदी, शिव मंदिर में ही नंदी मंडप बना हुआ है। वास्तु योजना अत्यधिक सुसंगठित थी। छत और मंडप की सज्जा अत्यंत कलात्मक थी, देखने को मिलती है हमें। अगला ललित मंदिर। ललित मंदिर भी पश्चिम भाग में स्थित है। अज्ञात शासक था, इसकी जानकारी हमें मिलती नहीं किस शासक ने बनवाया था। यह स्थानीय देवताओं को समर्पित है। छोटे आकार पर कलात्मकता का प्रयोग किया गया खजुराहो स्थापत्य शैली को दर्शाता है। अब जैसे इसमें है लक्ष्मण मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, इस प्रकार के मंदिर बनाए जाते थे। इसमें जो छत थी वो चौकोरिया बनाई जाती थी, गोल आकृति में बनाई जाती थी, भंवरे के आकृति में। तो इस वीडियो में हमने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इतिहास देखा चंदेल वंश का, तथा उसे ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश की तथा क्विक रिवीजन किया। अगर इस वीडियो में आपको कहीं गलती लगे तो उसे बताइएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।